ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान, ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। इस्माइली बरदरी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा ख़ान इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने कोई 7 दहाइयों तक इंसानियत की खिदमत की पूरी दुनिया में। आगा ख़ान डेवलपमेंट नेटवर्क का बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर। आज के प्रोग्राम में हम उन्हें एक ट्रिब्यूट भी पेश करेंगे, उनके काम पे भी बात करेंगे कि उन्होंने यहाँ पर लाखों ज़िंदगियों को कैसे बेहतर बनाया है। इसके अलावा आपको याद होगा कोई 1.5 साल पहले सिंध का एक छोटा सा शहर है रानीपुर, वहाँ से ख़बर आई थी कि एक 10 साला मुलाजमा का रेप हुआ है, कत्ल हुआ है। एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके बाद एक हवेली के बाअसर अफराद जो हैं वो गिरफ़्तार भी हुए थे। लेकिन अब ख़बर आई है कि फ़ातिमा के वालिदैन ने मुल्ज़मान के साथ सुलह कर ली है। इस पर भी नज़र दौड़ाएंगे कि ऐसा क्यों होता है बार बार। उस बच्ची को भी शायद लगता है कि अब इंसाफ नहीं मिल सकेगा। लेकिन पहले ज़िक्र एक रियल स्टेट डेवलपमेंट का, एक रियल स्टेट टाइकून का। बात मलिक रियाज़ की नहीं है बल्कि एक ऐसे साहब की है जो अब अमेरिका के सदर हैं। जब भी हम मशरिक़ वस्ता की बात करते हैं तो बाज़ लोग कहते हैं कि ये मज़हब का तनाज़ा है, कोई कहता है कि तारीख़ का अलमिया है, लेकिन अब ये वाज़े होता जा रहा है कि दरअसल ये ज़मीन का झगड़ा भी है। और ताज़ा जो बयान दागा है ट्रंप साहब ने, उसके मुताबिक अमेरिका गज़ा पर कब्ज़ा कर सकता है, वहाँ से उसको क्लीन आउट कर सकता है। वहाँ पे जो फ़लस्तीनी बसते हैं उन्हें आसपास के मुल्कों में धकेल कर वहाँ पर एक ज़बरदस्त नई डेवलपमेंट बन सकती है, शानदार तामीरात हो सकती हैं। जिस तरह रियल स्टेट वाले लोग दिखाते हैं, ख्वाब तस्वीरें दिखाते हैं कि ये ख़ित्ता कैसे टोटली चेंज हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है, इस तरह की उन्होंने बात मंगल को की। उनकी मुलाकात हुई नेतन्याहू साहब से जो इजरायली वज़ीर आज़म हैं और जो वांटेड हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से। उन पर संगीन इल्ज़ामात हैं कत्लेआम के, नस्ल कुशी के, लेकिन वो पहले फॉरेन लीडर हैं जिन्हें ट्रंप ने वेलकम किया। और उनके साथ खड़े होकर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वहाँ पर जो एक नाजुक जंगबंदी चल रही है वो उसके दूसरे फेज़ के बारे में बात करेंगे, नेतन्याहू पर कुछ दबाव डालेंगे कि रोज़ का कत्लेआम अगर रुक गया है तो इसे हम आगे कैसे बढ़ाएं। लेकिन इन तवक्कुआत के बरक्स उन्होंने जो बात की उससे बहुत सारे लोग हक्का बक्का रह गए। वो लोग भी जो ये जानते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रंप साहब जो है वो ऊट पटांग बातें करते रहते हैं, बयानबाजी करते हैं, वो लोग भी हैरान हो गए कि ये इन्होंने बात क्या की है। तब से लेकर अब तक पूरी दुनिया से रिएक्शन आ रहा है। पड़ोसी मुल्क जो हैं इज़राइल के, उन्होंने इसको मुस्तरद किया है। उर्दन ने, सऊदी अरब ने, मिस्र ने, यूरोप में बरतानिया ने, फ़्रांस ने, दीगर ममालिक ने कहा है कि अगर इस मसले का कोई हल है तो वो 2 रियासती हल है। इसी तरह से चीन, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की ने भी कहा है कि ये एक ख़तरनाक बात है, इस तरह से मामलात बिगड़ेंगे, सुधरेंगे नहीं। सबसे ज़्यादा सख्त बयान आया है ब्राज़ील के लूला डे सिल्वा से, जिन्होंने कहा है कि जो ये नस्ल कुशी है उसमें अमेरिका 100% पार्टनर था। अच्छा, ये तो आर्मी बयानात तो आए ना उस वक्त। ईस्ट विंग जो वाइट हाउस का है वहाँ कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे हुए थे और ब्यूरोक्रेसी के आला दिमाग बैठे हुए थे और वो सुन रहे थे। जब ट्रंप ने ये बात की ना गज़ा की डेवलपमेंट की, तो अचानक सबको झटका लगा और अल जज़ीरा में पढ़ रहा था कि आधों ने अपना सर पकड़ लिया इसलिए कि किसी को नहीं पता था, किसी को भी, कि भाई साहब ये बात करने वाले। देखिए बादशाह सलामत अपने गुलामों को क्यों बताएगा कि वो क्या बात। तो एक इतना तपा, आई वंडर कि पता नहीं नेतन्याहू को भी पता था या नहीं कि वो ये बात करने जा रहे हैं। क्लोज़ डोर मीटिंग तो अच्छा, मजे की बात आपने अच्छा कहा। नेतन्याहू जब इसने कहा था ना कि गोलान हाइट्स को मैं तस्लीम करता हूँ इसराइल का हिस्सा, नेतन्याहू हक्का बक्का रह गया था, एजेंडे में ये नहीं था। अच्छा, हाँ, फर्स्ट टर्म जब थी, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बस होने के लिए कुछ भी हो सकता है। एक चीज मैं इजाफा करूं जो आप अभी बता रहे थे ना, इन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि गजा की रिकंस्ट्रक्शन होगी, उसने कहा था कि ये अमेरिका इस खित्ते को कब्जा करेगा। और फिर जब सवाल पूछा गया, और क्योंकि जो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग, फॉरेन लीडर्स, जो रिपोर्टर्स थे, उनका हाल आप देखें, अगर आप पूरा क्लिप देखें तो वो से पूछ रहे हैं कि सर ये मतलब कैसे, आप उनको कैसे नहीं रोकेंगे? जी देखें ये तो दोज़ख बन गई है। अच्छा, जिसने दोज़ख बनाया है वो आपके साथ बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं, यू इश्तियारी नेतन्याहू। तो कहते हैं कि नहीं जी वहां पे कौन रहना चाहेगा, तो बेहतर होगा कि हम एक लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन करें गजा की और इसकी बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज बनाएं वगैरह उसमें। और किसी ने, एक रिपोर्टर ने पूछा, उसने कहा कि सर वो इनके घर हैं, वो नहीं जाएंगे यहाँ से। अच्छा,
ट्रम्प भी यार क्या चीज़ है। हाँ, पहले मतलब गजा के कॉन्डम्स पर बात कर रहे हैं, अब गजा के कॉन्डोमिनियम्स पर आ गए कि यहाँ पर हम इमारत बनाएंगे, क्योंकि यार आखिरकार है प्रॉपर्टी टाइकून, और प्रॉपर्टी टाइकून होने के नाते से इनकी सोच हाउसिंग सोसाइटी से शुरू होती है और हाउसिंग सोसाइटी पर ही आके ख़त्म होती है। पूरी दुनिया एक ऑक्शन का प्लॉट है, पूरी दुनिया सर कॉर्नर प्लॉट है। कोई कितना अच्छा है यार, बीच फ्रंट प्रॉपर्टी ये वगैरह रिवियरा बनाएंगे, गाजा लागो या जो भी इनका होता है मारा लागो। अच्छा, ये जो पेशकश है कि यार इनको यहाँ से निकाल देंगे और फिर गजा को रीडेवलप करेंगे, ये आपको पता है कि इजराइल की जानिब से कई बार फ्लोट की गई है। जब बाइडन साहब हर हफ्ते उनको तोहफे में 10,000 बॉम्ब दे रहा था तो वो कहते थे कि जी हम ये करेंगे। शायद तुम्हें याद हो तल अवीव में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 8 इसराइली वज़रा गए थे, सारे के सारे जो डिज़ाइनिंग के माहिरीन वगैरह है, बाकायदा उन्होंने पब्लिश किया था कि यार देखो बीच फ्रंट ऐसे बनाएंगे, ये वो इमेजेस भी हैं और इमेजेस भी हैं हमारे पास, आज अभी नहीं है, जंग के शुरू में जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने कहा वहाँ की जो लोकल रियल एस्टेट कंपनीज थी उन्होंने बकायदा इश्तिहार दिए थे, शाया किए थे। मतलब गजा जो है वो दुबई बनेगा, गजा जो है पता नहीं क्या। कैलिफोर्निया में कुछ सिनेगॉग में प्रॉपर्टी की सेल शुरू हो गई थी, कैलिफोर्निया में भी और कनाडा में भी, टोरंटो में भी। अच्छा, ये जो लेकिन ये जो बात है ना स्पेसिफिकली कि हम इसको डेवलप करेंगे, हम इसको एक रिजॉर्ट बनाएंगे या जो भी बनाएंगे, अच्छा कौन रहेगा यहाँ पे, ये भी सवाल पूछा गया। उसने कहा कि जी पूरी दुनिया से लोग आएंगे, वर्ल्ड सिटीजन, दुबई। हाँ दुबई। जैरेड कुशनर जो ट्रंप के दामाद हैं, पिछले साल उन्होंने क्या कहा था, मैं एक बार दोबारा सुन लेना चाहिए, सुनाई। In Gaza's waterfront property, it could be very valuable to if people would focus on kind of building up livelihoods. You think about all the money that's it's a little bit of an unfortunate situation there, but I think from Israel's perspective, I would do my best to move the people out and then clean it up. That I would try to do if I was Israel right now is I would just bulldoze something in the Negev. I would try to move people in there. I know that won't be the popular thing to do, but I think that that's a better option to do so you can go in and finish the job. अच्छा देखिए, ट्रंप साहब ने कहा कि मैंने ये जो अपना इनका प्लान था मैंने सबसे मशवरा कर लिया है और बहुत सारे लोग इस पे एक्साइटेड हैं। बहुत लोग। अच्छा, लोगों ने समझा कि पता नहीं इन्होंने ये अरब ममालिक से पहले बात कर ली है, दे आर एक्साइटेड। उन्होंने तो सबने कहा कि जी नथिंग डूइंग, ऐसा नहीं हो सकता कि फ़लस्तीनी यहाँ पे आके रहें। तो अब ये नज़र आ रहा है कि जो मशवरा हुआ था वो सन इन लॉ से जो प्रॉपर्टी के हैं, दूसरे जो अभी इनके एलची गए थे मशरिक वस्ता, स्टीव विल्कॉफ शायद, जो जिन्होंने जाके ये सीज फायर किया, जाके उन्होंने दबाव डाला, वो भी प्रॉपर्टी टाइकून है। तो जब आप इनके साथ हैंग आउट करेंगे तो वो तो आपको ब्लूप्रिंट देंगे ना कि सर ये जमीन है। रिचर्ड जेंट्री जो पाकिस्तान आया था और बांग्लादेश आया था, वो भी प्रॉपर्टी टाइकून है। ये ट्रंप के लोग हैं। जब ट्रंप कहता है ना कि मैंने बहुत लोगों से बातें की, उसका मतलब है कि मैंने मी और माई सेल्फ तीनों से बात की है। अच्छा, अब एक तो बात है कि देखो ट्रंप जब पहली दफा आता है ना तो वो हमेशा ऊपर से आता है। हाँ, तो वो सच, ये जो तेरी गाड़ी और घर है ना ये भी मेरी है, ये जो तेरी शर्ट पैंट द आर्ट ऑफ डील जो आर्ट ऑफ द डील वो उसका खुलासा ये है कि मौत दिखा के बुखार कबूल करवा ये तो एक तरह से, एक लिहाज से ये इनकी स्ट्रेटजी है। अब जैसे आप मेक्सिको और कनाडा के टैरिफ्स को भी देखो, मैं 25% लगा रहा हूं, मैं तेरा मुल्क खा जाऊंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। अच्छा चलो बैठ के बात करते हैं, अब 1 महीने के लिए सस्पेंड कर। लेकिन जरा एक ये है कि ट्रंप के वैसे उल्टे सीधे बयान आते रहते हैं, एंड वी विल टेक इट इन आवर स्ट्राइड। ये जो बयान है ना, देखें इसका रिएक्शन ऑन द ग्राउंड क्या हुआ है। हमास ने तो कह दिया कि जी मज़ाक़ खेज़ खौफनाक है। पैलेस्टीन अथॉरिटी ने कहा कि भाई ये वही बंदा है ना जो पिछले टर्म में पूरा अब्राहम अकॉर्ड कर दिया था ना, उसने जो काम किसी ने नहीं किया उसने कर दिया था, इसको आप हल्का ना ले। हल्का नहीं ले। ये करने की सलाहियत भी रखता है। गोलान पे इस वक्त जो है वो ट्रंप के नाम से एक बस्ती आबाद है और गोलान को उसने किया। फिर इसने जो सफारत खाना कहा कि मैं यरूशलेम में मुंतकिल करूंगा, उसने करके दिखाया। और अब वो कह रहा है कि अगले कुछ हफ्ते में मैं वेस्ट बैंक के बारे में भी एक ऐलान करने वाला। नहीं, आई एग्री विद यू, हल्का लेने का नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि फ़लस्तीनियों को भी अब हल्का नहीं ले सकते, क्योंकि उनको अब समझ आ गई है, काफ़ी दिहाइयों से इस बात की समझ है कि एक दफ़ा हम बाहर निकल गए तो हमें कोई वापस नहीं आने देगा। इसीलिए तो यार जो पिछले 16 माह में हुआ है, मेडिकल इवैक्यूएशंस हुई हैं वहाँ से, लेकिन वहाँ के लोग जितनी भी आप क्लिप सुने वो कहेंगे हमने जीना यहाँ ही है, मरना ही यहाँ है। अच्छा, कोई पहली बार ये कोशिश नहीं की गई। 1956 अक्टूबर में जब पहली बार इजराइल काबिज हुआ था गजा में, वहाँ पर दे एग्जीक्यूटेड हंड्रेड्स ऑफ पीपल ताकि लोग वहाँ से फरार हुए। इतने लोग फरार नहीं हुए जितना वो चाहते थे। 67 में दोबारा
ऑक्यूपाई किया, दोबारा कोशिश की गई थी कि यार इनको उर्दन भेज दो, मिस्र भेज दो, वो भी एज सच नहीं हुआ। कुछ और लोग नबका जो है वो लोगों को याद है, जनरेशनल ट्रॉमा है। तो जब ट्रंप ये कहता है और नेतन्याहू बराबर खड़ा है आपके, और 1.5 साल का कत्लेआम हो चुका है और पूरी दुनिया बेहस रही है, तो फलस्तीनियों को ये प्लॉजिबल लग रहा है, बिल्कुल है, ये एक्ट कर देगा, ये एक्ट कर देगा। लेकिन अगेन देखो अब इसमें क्या पॉइंट है, एक तो आप कैसे निकालोगे, 16 माह तक आपने उस जगह को तबाह कर दिया। अच्छा, अगर आप कंटिन्यूटी में देखो तो लगता है कि प्लान ही हमेशा यही था। बाइडेन के दौर में उसने कहा कि सर ये ले, बंकर बस्टर बॉम्ब्स एक शहर पर इस्तेमाल करने का मकसद ही यही है कि कुछ ना बचे, ज़राई ज़मीन, स्कूल वगैरह, ये तो हम सब जानते हैं, ताकि वहां पर आपका रहना नामुमकिन हो जाए, राइट। अब ट्रंप आता है और कहता है कि इनको निकाल दो। लेकिन जो 16 माह में इस चीज को जिन्होंने इस चीज को सहा है, वो क्या अब उनके साथ आप क्या कर सकते हो? उनके यही ज्ञान सामने आ रहे हैं, भाई हमारा जीना मरना यहीं पर है, आओ आके या तो खत्म कर दो हमें मतलब जो बच्चे कुछ लोग हैं। आप किस चीज से डराओगे? उर्दन के लिए भी ये जिंदगी और मौत का मसला है, तीनों पड़ोसियों के लिए, तीनों पड़ोसियों उनको एक भी और फलस्तीनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके लिए पहले ही मसला बना हुआ है। वो इस चाह में नहीं कर रहे कि हम नहीं करने देंगे, उनको अपनी पड़ी हुई है, अपनी पड़ी कि भाई इधर आके आप मजीद जो है हमारे लिए मसला आप ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी मैं मिडिल ईस्ट आई का एक आर्टिकल पढ़ा था, जिसमें कुछ उर्दन के ऑफिशियल्स को कोट किया था। उन्होंने कहा कि अगर इनको यहां धकेला जाएगा हम बॉर्डर बंद कर देंगे, अगर इजराइल ने बॉर्डर खोलने की कोशिश की जबर के इस्तेमाल के साथ तो फिर हमें रिटेलिएट करना पड़े। जितना आप इसको सीरियसली लेना चाहे वो आप पे। चलें, यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे तो हम बात करेंगे प्रिंस करीम आगा खान की। वेलकम बैक। ये खबर तो आप तक लाजमन पहुंच गई होगी कि इस्माइली रूहानी पेशवा आगा खान चारुम प्रिंस करीम अल हुसैनी का गुज़िश्ता रोज़ 88 बरस की उम्र में पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में इंतकाल हो गया। उनके दादा आगा खान सोम इस वक्त मुझे याद आ रहे हैं, जो मुस्लिम लीग के जो फाउंडिंग फादर्स थे उनमें से एक थे, और प्रिंस करीम का उनके दादा का प्रिंस करीम पे ख़ासा इन्फ्लुएंस देखने में आता है, बिलखुसूस जो फलाही कामों की सूरत हाल है। मुझे याद पड़ता है कि मैं हुंज़ा गया था तो उन्होंने कहा कि ये जो करिश्मा है कि हम 90% से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पे शुमाली इलाका जात में, इसमें जो डायमंड जुबली स्कूल थे 1950s और 40s में जो कायम हुए थे, ये उसका करिश्मा है। तो प्रिंस करीम आगा खान भी अपने दादा की तरह तरक्की पजीर ममालिक बिलखुसूस अफ्रीका और एशिया की मुस्लिम दुनिया में अपने फलाही कामों और गैर मामूली हुस्न जमालियात के सबब याद रखे जाएंगे। उन्होंने ज़िंदगी यूरोप में गुजारी, मगर पाकिस्तान में इस्माइली कम्युनिटी के अलावा दीगर कम्युनिटीज़ के लिए भी उन्होंने मुतअद्दिद तालीमी, इक़्तिसादी और तामीराती मंसूबे मुरतब किए, जो कि कामयाबी से जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा है कि प्रिंस करीम पसमानदा तबक़ात को ऊपर लाने के मुश्किल काम को अंजाम देने और इसमें मुसलसल दिलचस्पी लेने वाले गिनी चुनी शख्सियात में शामिल हैं। प्रिंस करीम 1957 में सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान सोम की वफ़ात के बाद इस्माइलियों के इमाम बने। उस वक्त उनकी उम्र 20 बरस के लगभग थी। उन्हें कि अगर ज़ाती मशागल की बात करूँ तो उन्हें घोड़े पालने का बहुत शौक़ था, और वो जो अशराफिया है यूरोप की उसमें उनकी बड़ी धाक थी उस हवाले से। खुसूसन एक उनका सबसे मशहूर जो घोड़ा था वो शेरगर, जिसने कि उस ज़माने में तकरीबन हर रेस जीती हुई थी। 1983 में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, वो अगवा हो गया, तावान मांगा लेकिन इनकार कर दिया गया। उसके बाद उस घोड़े का पता नहीं चला। 1967 में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क का क़याम अमल में आया। इस नेटवर्क के तहत तीसरी दुनिया में बिलखुसूस स्कूल और अस्पताल तामीर हुए, गरीब बरादरियों की बुनियादी सहूलतों की फराहमी मुमकिन हुई। वो कभी भी मुतनाज़ा शख्सियत नहीं रहे, हर जगह काबिल कबूल और काबिल एहतराम रहे। जी अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो खुद भी स्पोर्ट्समैन थे। और 1964 में जो विंटर ओलंपिक्स हैं उसमें स्कीइंग में भी ईरान की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, बहुत कम लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं कि उनके गुजरने के बाद
किसी के मुंह से उनकी कोई एक बनी बुराई नहीं सुनने को मिलती। एंटोनियो गुटेरेस यूएन चीफ से लेके जस्टिन ट्रूडो सब ने कंडोलेंस दी हैं, और इनफैक्ट कनाडा की बात करें तो अभी हाल में ही वहाँ पर आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने एक म्यूजियम भी खोला है, म्यूजिकल सिविलाइजेशंस। लेकिन जाहिर है कि बहुत बातें हैं, तो हम थोड़ा सा अभी पाकिस्तान पर फोकस करते हैं और बिलखसूस AKDN जिसका जिक्र किया अभी वो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज़, आपका 17 साल आपने गुजारे हैं मेरा ख्याल है आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के साथ, और आप CEO हैं ऑफ देयर एजुकेशन डिपार्टमेंट। अगर आप हमें एक थोड़ा सा अंदाज़ा दे दें कि AKDN ओवरऑल अगर हम बात करें कि जो पाकिस्तान के ऑपरेशंस हैं उनका क्या साइज़ है, कितने लोग इनसे फ़ायदा उठाते हैं, कितने लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। ये देखिए AKDN ग्लोबली आपको पता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है वो फलाही डेवलपमेंट में काम करता है, जिसमें कि लगभग 1 लाख के करीब जो है वो लोग एम्प्लॉयड हैं। तो ये काफ़ी बड़ा इदारा है पाकिस्तान में भी। तो अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो AKDN की प्रेजेंस है वो आई थिंक बाकी कंट्रीज़ से आई वुड से कि वो थोड़ा ज़्यादा है। बिल्कुल, वो आई थिंक वही है कि वो पाकिस्तान का जो एक हिज़ हाइनेस की फैमिली और ये आगा खान जी थर्ड से जो स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो वो उस हवाले से है। तो AKDN में मोर और लेस सोशल साइड और इकोनॉमिक साइड दोनों साइड पे AKDN आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क काम करता है। सोशल साइड में आगा खान एजुकेशन सर्विस पाकिस्तान जिसके साथ मैं मुंसलिक हूँ, आगा खान यूनिवर्सिटी है, और इसके बाद हेल्थ नेटवर्क है। तो हेल्थ में हमारे पास आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के साथ साथ आगा खान हेल्थ सर्विस पाकिस्तान भी है एक है। तो इसमें जो काम की नौयत है, एक तो यह है कि वो उन इलाकों में है जो कि काफ़ी पसमानदा थे। अगर आप 60s और 70s में देखें तो वहाँ तो जाना भी मुश्किल था, और आज देखते हैं तो जो डेवलपमेंट वहाँ पर हुई है तो बेसिकली उन साइड पे काम है। उनसे हट के हाउ टू लाइक प्रिजर्व आवर कल्चर, आगा खान कल्चर सर्विस का भी एक कंपोनेंट है कि जो कि पुरानी इमारतों को पुराने किलों को रिस्टोर करता है। ना ओनली सिर्फ रिस्टोर करता है, बस उसके आसपास के जो तमाम लोग हैं उनकी भी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होती है। तो मॉडल इज़ लाइक दैट। इसके अलावा आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम वो भी AKRSP और आगा खान फाउंडेशन के का एक बड़ा प्रोग्राम है, जिसके तहत लोगों को एम्पावर किया गया है। नॉट ओनली दैट, आपको मैं बताऊं तो तकरीबन 3 से 4 हज़ार विलेज ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, और उसमें ख़ास तौर पे विमेन ऑर्गेनाइजेशंस विमेन एम्पावर की गई हैं। तो इस तरीके से जो एक AKDN का जो मोटो है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो कि हिज़ हाइनेस का विजन था कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ एक जुमला है, लेकिन उसमें तमाम चीज़ें, उसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? तो उसका मतलब यही है कि होलिस्टिक, मतलब पूरी किस्म की डेवलपमेंट, सिर्फ एजुकेशन से नहीं, ये जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा करना। तो आई थिंक AKDN इस हवाले से हर एंगल से, और बाकी आपको दूसरी साइड पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट साइड पे जो दूसरे इदारे हैं, जिसमें टूरिज़म प्रमोशन सर्विसेज है, सरीना होटल्स की जो चेन है, इसके अलावा हबी बैंक लिमिटेड जो बैंकिंग है, और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स भी हैं जो कि सुनहरी बैंक AKDN का पार्ट नहीं है, प्राइवेट। अच्छा इम्तियाज़ साहब, मैं अगर ये कहूँ कि हमारे यहाँ जो, जैसे आपने पसमानदा इलाकों की बात कही, तो गिलगित बल्तिस्तान को जिस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है तालीम की वजह से, मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क का ये एक वाहिद इलाका है जहाँ पर गर्ल लिटरेसी जो है वो 90% से शायद ऊपर है, और वो कंसिस्टेंट दहाइयों का एक एफर्ट है। अच्छा भी ऐसे नहीं, क्वालिटी एजुकेशन आपको ग्राउंड पे भी नजर आता है। तो थोड़ा सा ये बताएंगे कि क्या ये बात सही है कि ज़्यादा फोकस जो है वो गिलगित बल्तिस्तान पे रहा है, खास करके प्राइमरी एजुकेशन और कराची पे? हाँ, मतलब अगर आप सही मायनों में कहें कि आगा खान एजुकेशन, तो पाकिस्तान में हम 154 स्कूल्स रन करते हैं। 154 स्कूल में से मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल जो है वो हमारे गिलगित बल्तिस्तान में, दैट इज़ 102 स्कूल्स। 45 स्कूल्स हमारे चित्राल रीजन में है। तो ये स्टार्ट बेसिकली, ठीक है, डायमंड जुबली का, जैसे वसतुल्लाह साहब ने जिक्र किया कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की डायमंड जुबली के मौके की मुनासबत से डायमंड जुबली स्कूल्स कुछ स्टार्ट हुए थे लेट 40s में, बट द 60s एंड 70s में इनकी तादाद बढ़ी। मेनली इनको प्रमोट किया गया था टू एजुकेट गर्ल्स, बिकॉज आपको पता है कि बच्चियों की तालीम के लिए इतना ज़ोर नहीं दिया जाता था, तो वहाँ से स्टार्ट किया था। स्लोली एंड ग्रेजुअली क्वालिटी पे काम करना शुरू किया गया। 1960 में हिज़ हाइनेस द आगा खान फोर्थ ने पहली दफ़ा गिलगित का दौरा किया था, और आई थिंक उसके बाद से उन्होंने देख लिया कि यार नोबडी एल्स, कोई और
फलाही इदारा या कोई और है वो जो इन इदारों में इस इलाके में सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आई थिंक तो वहाँ से वो ट्रांसफॉर्मेशन का सिलसिला शुरू हुआ। तो आई थिंक विद इन 1 or 2 जनरेशन अब हम जो देखते हैं जो द डिफरेंस, तो क्वालिटी की तरफ स्कूल्स में ये हिज हाइनेस का विजन बेसिकली तो जो हो आज भी मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक गाइडेंस थी हिज हाइनेस की आगा खान एजुकेशन सर्विस की लेके, आज भी जो भी काम करें वी आर इन अ रैपिड एक्सपेंशन मोड। बड़े बड़े स्कूल्स बनाए जा रहे हैं वहाँ पे, हम वी आर मेकिंग श्योर के कैपेसिटी को बढ़ाया जाए ताकि हम और लोगों को इन कर सकें, बिकॉज डिमांड इज़ ह्यूज एंड हमारे पास अभी इतनी कैपेसिटी। प्लान्स फॉर द फ्यूचर क्या है इम्तियाज़ साहब? हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है यहाँ पर एंड देन विल कम राइट बैक। वेलकम बैक। आगा खान चहारुम की जो खिदमात हैं इंसानों के लिए, उसके बारे में गुफ्तगू हो रही है। इम्तियाज़ मोमिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा इम्तियाज़ साहब, ये बात तो समझ में आती है कि उन्हें घोड़ों का बहुत शौक़ था, एक अशराफिया का एक तुर्रा इम्तियाज़ होता है। मैं ये भी देखता हूँ कि एजुकेशन भी ठीक है, सेहत भी ठीक है, इस्लामिक आर्किटेक्चर या जो इस्लामिक बिल्डिंग्स थी उनके साथ जो उनकी फैसिनेशन थी, और इतनी कि उन्होंने आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर, जो कि तकरीबन मुझे लगता है आर्किटेक्चर में नोबेल इनाम के बराबर होगा शायद, वो उसका इजरा किया। और उन्हें बड़ी फ़िक्र रहती थी कि रेस्टोरेशन हो या इनकी उम्र बढ़े। तो ये उनका जुनून था या शौक़ था, क्या था ये? आई थिंक बड़ा अच्छा सवाल है, और जुनून या शौक़ आप कहें, लेकिन अगेन इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात की, हमारी सिविलाइजेशन जो पुरानी इस्लामिक सिविलाइजेशन को उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था, तो वो चाहते थे कि इनको प्रिजर्व करना चाहिए बिकॉज एक हिस्ट्री पोशीदा है उसमें। और ना कि सिर्फ मैंने पहले जैसे बात की कि वो जो रेस्टोरेशन का है, इट्स नॉट ओनली रिस्टोरिंग दैट पर्टिकुलर मोन्यूमेंट या पर्टिकुलर, उसके साथ उसके आसपास की आबादी जो उसको क्या बेनिफिट ले सकती है, क्या इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट आ सकती है, ताकि ओनरशिप पूरी। ये जो आप देखेंगे जो भी रेस्टोरेशन के प्रोजेक्ट्स अगर AKDN के आप देखने जाएंगे, तो आप जाने के साथ साथ आप जो कम्युनिटी साथ में रहती हैं उनसे आप पूछें, वो आपको बताएंगे कि हाउ दे वर पार्ट ऑफ आप वो कायरा का मशहूर पार्क, कायरा मिस्र का जो पार्क है, वो एक एग्जांपल है उसकी कि वो एक ट्रैश का एक बहुत बड़ा वो हुआ, उसको जो पार्क की तरफ रिस्टोर किया पूरी कम्युनिटी के लिए, उसको पूरे शहर के लिए। दिस इज़ द ओनली स्पेस जो कि ग्रीन स्पेस है काहिरा में, मिस्र में। तो इसी तरीके से यहाँ पे उसको रिस्टोर करते हैं, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी आती है। आर्किटेक्चर के वो मतलब ख़ुद उनके दिल के बहुत करीब था, और वो बहुत शौक़ से हमने देखा है कोई भी प्रोजेक्ट, ना कि सिर्फ ये, कोई भी प्रोजेक्ट AKDN का हो, चाहे वो छोटे से छोटा अस्पताल हो या स्कूल हो या बड़ी सी यूनिवर्सिटी, एक एक डिटेल को वो देखा करते थे और उस पर अपने कमेंट्स दिया करते थे। और वो बेसिकली उनका जो लगाव था टुवर्ड्स आर्किटेक्चर। आपने ये जिक्र किया उनका कि इस्लामिक आर्किटेक्चर को मज़ीद दुनिया को पहुँचाने के लिए टोरंटो में जो एक म्यूज़ियम जो इस्लामिक आर्किटेक्चर के हवाले से वो म्यूज़ियम है, पूरी दुनिया उससे फ़ायदा उठा रही है, और उसमें जो आर्टिफैक्ट्स और दूसरी चीज़ें जो जमा हैं, आई थिंक वो पूरी। और आपने रिवायत भी बताई कि इतने शौक़ था कि उन्होंने कहा अगर मैं इमाम ना होता तो। आपसे पूछा गया किसी इंटरव्यू में ना कि अगर आप इमाम नहीं होते तो क्या? बिल्कुल, ये उनका जवाब था कि मैं आर्किटेक्ट होता, तो इतना उनको। अच्छा, अब ज़ाहिर है AKDN शुरू ही प्रिंस करीम आगा खान ने किया, और उनका एक पर्सनल स्टैम्प भी है इसके ऊपर, यकीनन। अभी ऑब्वियसली अब इंडिपेंडेंटली भी काम करती है, और इन्होंने एक ऐसे खित्ते को ट्रांसफॉर्म किया, मतलब गिलगित के तो पूरे मुआशी और समाजी नक्शे को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया, राइट। प्रिंस रहीम आगा खान के बारे में जो हम पढ़ रहे थे कि उनका क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर काफ़ी उनका फोकस है, और जाहिर है कि आजकल बर्निंग इश्यूज़ भी। और हम जानते हैं कि अगर पाकिस्तान में कोई इलाका ऐसा है जो फ्रंट लाइन पर है ऑफ क्लाइमेट चेंज, दैट इज़ गिलगित, दैट इज़ बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, दैट इज़ चित्राल, ग्लॉफ वगैरह। इसको दोबारा गिराने की ज़रूरत नहीं है। AKDN या AKRSP की क्लाइमेट चेंज या रेजिलियंस की क्या इस वक्त प्रोजेक्ट की पोजीशन, हिकमत अमली है, और आगे जाते हुए आपको क्या नज़र आया है इस वक्त? आई वुड से कि AKDN का वन ऑफ द प्रायोरिटी एजेंडा इज़ क्लाइमेट चेंज, और उसको लीड कर रहे हैं प्रिंस रहीम आगा खान। और लास्ट 2 साल से
नॉट ओनली इन पाकिस्तान, अक्रॉस द ग्लोब AKDN का ये टारगेट है कि बाय 2030 दे हैव टू इंश्योर के ये नेट कार्बन ज़ीरो तक पहुँचें. आई नो इट्स अ वेरी टफ टारगेट, बट अगेन बिकॉज सीरियसनेस इज़ देयर और सबको पता है कि दिस इज़ लाइक बर्निंग इशू, जैसे आपने बात की, लिटरली बर्निंग इशू. तो अब इसकी तरफ से आप AKRSP ने, आपको यकीन नहीं आएगा कि पिछले सालों में अब तक 43 मिलियन ट्रीज़ प्लांट किए हैं. 40 अलॉन्ग विद द को उन्होंने सपोर्ट किया. एक छोटी सी सुनामी है ना. हाँ, तो बेसिकली तो उस हवाले से ये है. प्लस हम अब जो स्कूल्स की मैंने बात की कि जो स्कूल्स बन रहे हैं उसमें वी हैव टू इंश्योर कि वो एज सर्टिफाइड, जो कि एज सर्टिफिकेशन एक होता है कि जो एनवायरनमेंट के एक आपको सर्टिफिकेशन लेनी होती है, एज सर्टिफाइड बनाने हैं. सोलर पैनल्स, सोलर सिस्टम का होना बहुत लाजमी है. उसमें तो ये कुछ इकदाम हैं जो मिनिमम हमें करने हैं. कार्बन एमिशन को हम किस तरीके से कम कर सकते हो, देयर इज़ ए बाकी तमाम रिपोर्टिंग्स के साथ साथ अब वी नाउ हैव टू रिपोर्ट ऑन दिस ऑन अ क्वार्टरली बेसिस. प्रिंस रहीम के पास ये रिपोर्ट्स जाती हैं और वो उसको देखते हैं और उसको चेयर करते हैं. तो दिस एजेंडा इज़ लाइक सब इसको जानते हैं कि इट्स. अच्छा, वैसे भी AKRSP का गिलगित बल्तिस्तान में हमने जाके देखे हैं, वो तो एक अरसे से ये मिनी डैम्स, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स बिल्कुल कब से काम कर रहे हैं बिल्कुल कि लोकल सॉल्यूशंस पे आप करें, और अब तो ये एजेंडा इसमें एक तरह से जुड़ गया है. बिल्कुल. माइक्रो हाइडल्स हैं तकरीबन, वो भी मुझे 200 के करीब माइक्रो हाइडल्स लगाए गए हैं. आई थिंक लगभग मुझे जहाँ तक याद है 2 मेगावाट से ऊपर जो है वो बिजली पैदा करते हैं, और आई थिंक लगभग 2 लाख या 1.5 लाख. नॉर्दर्न एरिया और कराची की हद तक तो बहुत विजिबल प्रोजेक्ट्स हैं और ट्रांसफॉर्मेशन हम फील कर सकते हैं. पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं या जहन में है कि उधर भी जाया जाए रफ्ता रफ्ता? बिल्कुल. देखें, ये आगा खान फाउंडेशन जो है और आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके तहत हम जो है सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में नहीं हैं, इसके अलावा दूसरे जैसे लाहौर है, कराची है, और थोड़े से इलाकों में जाने का इसमें है. बट ऑफ कोर्स बाकी जगहों पे यू सी डिफरेंट प्लेयर्स आर देयर एज वेल. इन इलाकों में ज़्यादा ज़रूरत थी, तो आहिस्ता आहिस्ता इट्स लाइक मल्टीलेटरल और इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज के साथ मिल के आगा खान फाउंडेशन इन दूसरे इलाकों में भी काम कर कोलैबोरेशन में है. मेरा ख्याल एक मिसाल है, तालीम के जरिए ट्रांसफॉर्म. हमारे देखें, आपको खित्ते मिलेंगे पाकिस्तान में जहाँ पे कहीं पे कोयले ने आके ट्रांसफॉर्म किया है, कहीं पे किसी इंडस्ट्री ने किया है. तालीम के जरिए स्लो प्रोसेस होता है, एजुकेशन के जरिए नस्ल दर नस्ल, और उसके सम्राट हमें स्लो होता है शाहजेब, लेकिन इससे ज़्यादा सस्टेनेबल भी कोई चीज़ नहीं होती. और इनफैक्ट यहाँ से मतलब वही आया ना कि मेरा ख्याल है कि अगर प्रिंस करीम की और अगर AKDN AKRSP की पूरी फिलोसफी को सम अप कर दिया जाए तो वो कुछ यूँ है कि यू नो इफ़ यू गिव अ मैन अ फिश यू फीड हिम फॉर अ डे ना, बट इफ यू टीच हिम हाउ टू फिश तो फिर वो अपने आप को वो खुद कफील हो जाता है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है. हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था और वो आज मैंने देखा कि मीडिया में खासा वायरल हैं उसके क्लिप्स. उसमें एक जगह उसने एक सवाल पूछा था कि नौजवानों के लिए क्या कहना चाहते हैं. तो जाहिर है कि एक आगा खान जैसा वाइज ओल्ड मैन उन्होंने क्या कहा, उसकी एक झलक सुन लीजिए. The final thing I would say is everybody makes mistakes. Never regret them but correct them. But there's no such thing as a perfect world or a perfect life. पूरी बात नहीं है इसमें हम दिखा सके, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि नौजवानों के लिए सवाल था कि आप क्या नसीहत करेंगे. उन्होंने कहा जी ज़बानें सीखें, आप ज़बानें सीखेंगे तो आपका जहन खुलेगा. और इसके फिर आगे उन्होंने ये बात, वर्ल्ड सिटीजन बनना चाहते हैं या ग्लोबल सिटीजन. हाँ, तो यही है. ज़ाहिर है कि दुनिया फ़ानी है, लोग चले जाते हैं, लेकिन जो अच्छे काम कर जाते हैं उन्हें फिर आइंदा नस्लें भी याद करती हैं. जो लोग साहब पे बात काट रहा हूँ, जो लोग इंस्टीट्यूशंस छोड़ के जाते हैं ना, वो फिर एक्चुअली अमर रहते हैं, वो अमर होते हैं, देन दे आर इमॉर्टल. एंड आई थिंक पाकिस्तान हो या एशिया अफ्रीका हो, आगा खान की जो खिदमात हैं वो याद रखी जाएंगी. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए प्रोग्राम में. यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे तो बात करेंगे रानीपुर सिंध का एक इलाका है, वहाँ पर एक रेप हुआ था, एक मर्डर हुआ था, उसका फॉलोअप करेंगे. हमारे यहाँ मोतबर ख़ानदानों में, हवेलियों में क्या क्या हो जाता है, कौन कौन से वाक़यात हो जाते हैं,
वो अक्सर मंजर आम पर नहीं आते। लेकिन अगस्त 2023 की बात है कि एक वीडियो वायरल हुई जिसने लोगों को चौंका दिया, उनको सदमा दिया। और ये वीडियो थी एक 10 साला बच्ची की जो एक हवेली में है, वो निढाल है, और उसी वीडियो के ज़रिए पता चलता है कि वो कैसे बेदर्दी से मारी गई। अगर ये वीडियो वायरल ना होती तो शायद ये मामला भी दब जाता। बात है 10 साला फातिमा की, जिसे वहाँ जहाँ पे वो काम कर रही थी, जिस फैमिली में उन्होंने कहा कि जिसकी तबीयत ख़राब होगी, इसकी नेचुरल डेथ है और पेट में दर्द है, और उसे दफना भी दिया गया था। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद शोर मचा और कब्र कुशाई हुई। पता ये चला आगे जाके कि बच्ची पे तशद्दुद होता था। वो 9 माह से वहाँ पे काम कर रही थी, दिन रात वहीं पे काम करती थी, और फिर पता ये चला कि उसका रेप हुआ था और उसका मर्डर हुआ था। जब ये पूरी ख़बरें चल रही थी, हमारे प्रोग्राम पे भी इसका जिक्र हुआ। उस वक्त बच्ची के जो वालिदैन हैं उन्होंने दुहाई भी दी, मुजाहरे भी हुए थे सिंध के अंदर, और उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए, हम कभी भी ये जो खून है, ये जो कत्ल है, ये रायगा नहीं जाने देंगे। उस वक्त बच्ची की वालदा ने क्या कहा था, एक बयान उनका सुन लेते हैं। माँ जी हथ सां मारी भैया, मुझे धी के कंध ते भी निशाना, मुझे दीजी बांब बगला, मुझे दीजी पासिल में धक्का, मुसा इंसाफ थी। तो फातिमा बुरडो की ये वालदा हैं शबाना बुरडो। अभी हाल ही में ये ख़बर आई है कि उन्होंने, जहाँ पे ये केस चल रहा था और मुल्ज़िमान गिरफ़्तार भी हैं, खैरपुर की एक जेल में हैं, एडिशनल सेशन जज की अदालत में उन्होंने एक बयान जमा कराया है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मुल्ज़िमान को ज़मानत दी जाती है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। ये केस जब से चल रहा है, बार बार ये ख़बरें आई कि फ़ैमिली पर बहुत दबाव था, वो एक कमज़ोर फैमिली है, माशी तौर पे भी वो तंग थे, उनको धमकियां भी थी। जब वो अदालत में आते थे तो रेंजर्स और पुलिस की हिफाजत में आते थे। BBC उर्दू पर रियाज सोहेल ने जो मालूमात इकट्ठी करके शाया की हैं, उसके मुताबिक ये भी नज़र आता है कि फ़ैमिली पर दबाव था कि आप मुका कर लें, आप सुलह कर लें। तो ये पहली बार नहीं है, इस तरह के हमने 12 केसेस देखे हैं। बड़े मुल्जिम थे, उनका क्या नाम था, उन्हें अलामती तौर पे शायद गिरफ्तार भी किया गया था। जो मुल्जिमान है उनका नाम है पीर असद शाह, उनकी अहलियां हैं हिना शाह और उनके वालिद हैं फयाज शाह, और ये रानीपुर का नाम फातिमा फरीद होता। तो अब ये जब ये पिछले साल जब ये मामला चल रहे थे, ज़ाहिर है कि चूँकि ये एक पीपल्स पार्टी के एक MNA की फैमिली है, इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने असर रसूख भी इस्तेमाल किया अपने इन जवाबदारों को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर थी केयर टेकर गवर्नमेंट सिंध में, और उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे उमर सुमरो साहब, जिन्हें काफ़ी दिलचस्पी लेके कोशिश की कि लॉ और प्रोसेस जो है वो फॉलो हो। तो अब जबकि ये पता चला है कि बज़ाहिर कोई सुलह हो रही है, उमर सुमरो साहब से हमने रब्ता किया, वो इस वक्त फ़ोन लाइन पर हमारे साथ हैं। उमर, ये बताइएगा कि जिस तरह का हम कहते हैं कि मंतकी अंजाम की तरफ इस तरह के मामला चले जाते हैं, आपको कोई हैरत कि फैमिली ने बज़ाहिर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सुलह कर लिए? जी हैरत तो नहीं है, प्रेशर तो देखिए साहब उस वक्त भी था। और जब मैं फातिमा फरो की वालदा से मिलने गया था, ये एक्चुअली इनकी ज़मीनों पे रहते हैं पीर साहब की, तो उनके मुरीद भी हैं या हारिक हैं या शेयर क्रॉपर, जो भी आप इनको कहना चाहें। तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि मैं सुलह नहीं करूंगी। उस वक्त हमने इनको ये भी ऑफर दी थी कि हम आपको कराची में रीलोकेट कर लेते हैं, बट वो उन्होंने इस ऑफर इसलिए रिजेक्ट की कि ऑब्वियसली वहाँ वो किसी को जानते नहीं है, एंड दे फेल्ट कि वहाँ जरा और वल्नरेबल होंगे, बिकॉज कभी इतने बड़े शहर में अपने रानीपुर से बाहर तो कभी गए ही नहीं है। जहाँ तक कानूनी नुक्ते नजर अगर आप ये देखें तो ये जो उन्होंने एप्लीकेशन दी है, I think without a shadow of doubt under pressure ही दी है। But let's talk about the law. This is a non-compoundable offense. इसका मतलब है कि इस पे राजीनामा नहीं हो सकता। Rape and honor killings, they are not compoundable. तो अगर ये राजीनामा दे भी देती हैं या अगर ब्लड मनी एक्सेप्ट भी कर लेती हैं, जो सीनियर सिविल जज या डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये एप्लीकेशन आएगी, he must reject it. And आई थिंक उस वक्त हमने एक और पॉइंट उठाया था साहब, वो ये था कि 8 से 10 और FIRs लॉन्च होनी चाहिए थी। और वो क्यों? क्योंकि CCTV कैमरा फुटेज में ये वाजे हुआ था कि उस मकान में
8 से 9 और माइनर्स काम कर रहे थे एंड सीसीटीवी फुटेज से ये रिवील हुआ था एंड इट वाज हश्ड अप दैट दे वर आल्सो प्लेस्ड इन सिमिलर सिचुएशंस विद ग्रीवियस बॉडीली हार्म एंड देयर इज ऑल द रीजन टू बिलीव कि उन पर यही फिजिकल तशद्दुद और रेप हुआ था। और इसमें ऑफिशियल्स भी थे उमर साहब, आपको याद होगा, हेल्थ ऑफिशियल्स थे, पुलिस ऑफिशियल्स थे, जिनकी कनाइवेंस थी, जो मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। बल्कि मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो उमर सुमरो साहब का ही एक बयान आया था, मुझे याद है अब इसी केस के बाद, कि पहले जो डीएनए सैंपल्स थे फातिमा फरीदो के कपड़ों पर और पीर असद शाह के, वो मैच नहीं हुए। उनका कहना था कि क्योंकि वो स्पेसिमेन डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। क्या ये दुरुस्त है उमर सुमरो साहब? और फिर बाद में जो डीएनए टेस्ट हुए थे उसमें मैच हुए थे सैंपल्स? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त रहा साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो सब्सिक्वेंट डीएनए सैंपल्स थे जो बाद में लिए गए थे, जो बेड शीट्स और बेड लिनन और पिलो कवर से मिले थे, वो हमने फिर पंजाब में लाहौर में भेजे थे, बिकॉज वी हैड रीजन टू बिलीव कि सिंध में जाम शोरों की तरफ एक ही एक डीएनए सेंटर था, वहाँ कुछ मैनिपुलेशन हो रही थी और वो डीएनए सैंपल्स मैच किए गए थे। और ऑफ कोर्स कंसिडरेबल प्रेशर था, बिकॉज ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और ये रिपीटेडली आते हैं और अपेरेंटली इनकी बहुत बड़ी गद्दी है। तो मुझे भी बताया गया था कि भाई साहब गोली 50 रुपए की आती है। अच्छा, आपको ये मैसेज दिया गया था? वेल, मुझे तो सटली दिया गया था, बट मोर ओवर्टली अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इनके रिश्तेदार सब मेरे वालिद साहब के यहाँ पहुंच गए थे दफ्तर कि आप लोग के साथ इतनी जनरेशनल हमारे ताल्लुकात हैं, तो वजीर कानून इतना पर्सनल क्यों हो रहे हैं? अच्छा, आप लाख कानूनी दलाइल देते रहे, जाहिर है कानून से आपका ताल्लुक है, लेकिन हम नाजिम जोखियो केस देख चुके हैं, शाहरुख जतोई केस देख चुके हैं, तो यहाँ भी अल्लाह के नाम पे तो माफ़ करना मतलब एक नॉर्मल बात है। मेरा ख्याल है हमें अभी इस पे हैरत नहीं होनी चाहिए। हैरत तो इनको भी नहीं है। अच्छा, नहीं मतलब देखें, अभी इन्होंने नज़र ये आ रहा है कि उन्होंने कहा है कि हमें ज़मानत पे एतराज़ नहीं है, मतलब ये लोग जेल से बाहर आ जाएं। अभी ये लोग खैरपुर सेंट्रल जेल में हैं, ये लोग बाहर आ जाएं, आगे फिर ये अपने केस को चलाते जाएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि सिंध हाई कोर्ट में भी एक पिटिशन दाखिल हुई थी, आप पता अवेयर अगर हैं तो थोड़ा बताएंगे उसका क्या बनेगा? तो देखिए, अमूमन ऐसे मामलात में सबसे पहले जो स्टेज होती है यही होती है कि भाई इनको कम चाप पहले, अगर आपको ट्रायल चलाना है तो आप ट्रायल चलाइए, कम अज कम इसको रिहा तो कर दी, बेल उनका हक है और जो भी पासपोर्ट वगैरह है, कोई भी श्योरिटी आप रख लीजिए। लेकिन इवन जिस तरह मैंने आपको कहा कि इन रेप और ऑनर किलिंग के केसेस में, इन पर्टिकुलर इन रेप, ये नॉन कंपाउंडेबल है, तो ये स्टेज भी जो है डिस्ट्रिक्ट जज को अलाउ नहीं करना चाहिए। इट इज नॉट परमिसेबल। तो आई थिंक सिविल सोसाइटी में उस वक्त हमारे दोस्त जिब्रान नासिर साहब ने एक पिटिशन गालिबन फाइल की थी एंड ही इज अ ब्रेव मैन। तो अब उसी पिटिशन को उनको प्रेस करना पड़ेगा या एक फ्रेश पिटिशन दाखिल करनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नॉन कंपाउंडेबल है, उसको बेल नहीं देनी चाहिए। उमर सुमरो साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी वक्त की कमी है, हमें यहाँ पे इस गुफ्तगू को छोड़ना होगा। देखते हैं आगे अदालत क्या फैसला करती है, हम फॉलो करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें यही इजाज़त दें। खुदा हाफिज़, शब बखैर।